नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रिवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। बूस्टर आरएस प्री 2023 के इस हिस्ट्री वाले जो सेशन है उसको हम कवर करना शुरू कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही कम समय में और बहुत ही सार गर्भित तरीके से, जिससे आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं बनते हैं, जैसे जिस प्रकार से बनते हैं उसी फॉर्मेट पे और उतना ही कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात भैया, ये जो क्लास है इनमें से आप एक भी पॉइंट मिस करके मत जाइएगा। यदि आपकी तैयारी भले ही किसी भी लेवल की है, आप मान के चल रहे हैं, लेकिन आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा आउटपुट कितना आ रहा है। मैंने पढ़ा था लेकिन मेरा आउटपुट कितना आ रहा है, तो कम से कम इन सेशन के थ्रू आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो जिसने पढ़ा है वो रिवीजन के तौर पर इस क्लास को ले सकता है, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बिना किसी देरी के हम सेशन को शुरू करेंगे। और आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, करते रहिए इसी तरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसा शेड्यूल्ड होगा वैसा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका विश्वास, हमारा विश्वास बना रहे और हम इसी तरह आगे आपके लिए सेशन लाते रहें। तो चलिए शुरू करेंगे हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। बहुत ही मैंने इसको ज्यादा, मतलब कह सकता हूं मैं कि इतना ज्यादा इसको डीप एनालिसिस करके बनाया है, तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाए। भले किसी ने नहीं पढ़ा है ना अभी तक, उसको भी आसानी से समझ में आए, इस प्रकार से मैंने इसको फॉर्मेट किया या तैयार किया है। ठीक है, तो बिना किसी शंका के आप तो बस इस सेशन को अटेंड कीजिए पूरा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम में। और जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को भी मैं बीच में आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन इनमें आधुनिक भारत के इतिहास की अगर हम बात करें, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक तो जो हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उनके जो सुधारक हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, इनकी बुक्स के बारे में पूछ रखा है, या इनके कुछ अचीवमेंट जो है उनके बारे में इन्होंने पूछ रखा है। फिर हम 1885 जहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, वहां से 1947 के बीच की जो घटनाएं हैं, ठीक है, नरमपंथ, गरमपंथ और गांधी युग, ये पूरा जो चलता है क्रम 1885 से 1947 तक, इसके बीच की जो घटनाएं घटित होती है उनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उन सबको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ बात करनी है वॉरेन हेस्टिंग्स की। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करूं उससे पहले आपको मैं इतिहास के उस घटनाक्रम से परिचित करवाना चाहूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, किस प्रकार आपको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, और फिर इस प्रकार आपको यह भी पता है कि दो महत्वपूर्ण युद्ध, आपको यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। उन चीजों को आप पृष्ठभूमि के रूप में बनाकर स्टडी करेंगे, और मैं भी समझाता हुआ चलूंगा, ताकि मुझे आगे जो कंटेंट आ रहा है उसको समझाने में आसानी हो। ये चीजें इंपॉर्टेंट इस सेंस में तो नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इस सेंस में ये महत्वपूर्ण होगी कि ये बैकग्राउंड है, ये आपका आधार बनेगी। ये आपकी क्लियर नहीं होगी तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे चीजों को आसान तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, और फिर आपने ये भी सुना है कि 1707 में भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति, जिसे हम मुगल कहते हैं, वो 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के साथ ही पतन की अवस्था में आ जाती है। और इस 1707 के कालक्रम के बाद बहुत सारी घटनाएं घटती है, जिसमें
अंग्रेजों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मुगल ही उनके जो प्रमुख शत्रु थे, सबसे पावरफुल जो अथॉरिटी थी या पावरफुल बॉडी थी मुगल शक्ति के रूप में, वो खत्म हो गई। तो भारत की एकमात्र शक्ति मुगल शक्ति खत्म हो चुकी है 1707 में। नोटिस कीजिए इस बात को, 1707 में खत्म हो चुकी है। तो फिर अंग्रेजों के लिए रास्ता खुल गया कि अब वो भारत की एक शक्ति के रूप में उभरेंगे। तो जो मुगलों के अधीन उस समय राज्य थे या रियासतें थी जो मुगलों के अंडर में काम करती थी, जब औरंगजेब का पतन हुआ या औरंगजेब मर चुका था 1707 में, तो उसके बाद में क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति हुई। यानी जो मुगलों के अंडर में काम करते थे, हैदराबाद का जैसे निजाम था, बंगाल का जैसे मुर्शिद कुली खां, आपने नाम सुना होगा, इस प्रकार के जो छोटे छोटे एरिए थे जो मुगलों के डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे, क्योंकि मुगल कभी दिल्ली छोड़ के नहीं जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो पूरा भारत जो कंट्रोल हो रहा था वो तो उनके नौकरों के माध्यम से ही हो रहा था। तो इस प्रकार से उनके अंडर में जो भी लोग थे वो 1707 के बाद में आजाद होने लग गए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये बात हमें नोटिस करते हुए चलना है कि क्या क्या कंडीशंस बन रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। दूसरी बात मैंने बताई कि जो सर्वशक्तिमान था भारत में, एकमात्र शक्ति, वो मुगल थे, और मुगल का पतन आ गया 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ, ठीक है। अब इन मुगलों के जो अंडर में थे लोग, वो भी अपने आप में स्वतंत्र हो रहे हैं। यानी एक यूनिटी थी, पहले पहले एक केंद्रीकृत शक्ति थी और एक यूनिटी थी, पूरे भारत में एक रेगुलेटर था, वो था मुगल। तो अंग्रेजों से मुकाबला करना आसान होता था। लेकिन जब ये आपस में 1707 के बाद में क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभरे, उनके जो मुगलों के नौकर थे, तो इससे क्या हुआ, शक्ति का विभाजन हुआ। तो आपको पता है कि लकड़ी का एक डंडा और एक लकड़ी का गट्ठर, दोनों में शक्तिमान कौन होता है, दोनों में ज्यादा सर्वशक्तिमान कौन होता है, तो वो गठर होता है। तो ये यूनिटी जब खत्म हुई तो अंग्रेजों को आसानी हो गई, और इसी का फायदा उठाते हुए आपने तो युद्ध के बारे में सुना होगा, 1757 का प्लासी का वॉर सुना होगा आपने, और फिर इसी प्रकार आपने आगे सुना होगा बक्सर का युद्ध 1764 के बारे में सुना होगा आपने। इन दो युद्धों के माध्यम से, ये दो युद्ध भारत पर अंग्रेजों की विजय की शुरुआत है। तो 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ था, उस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है, और इसी युद्ध के साथ जो मुगल शासक था उस समय, ठीक है, उनसे शक्तियां छीन ली जाती है, ठीक है। तो मुगल शासक उस समय जो 1764 में शाह आलम द्वितीय थे, और उस समय जो गवर्नर के रूप में था ब्रिटिश कंपनी का, वो था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव साहब इन मुगल साहब से, जिनका नाम है शाह आलम द्वितीय, इनसे सारी शक्तियां छीन लेते हैं, और पहली बार कंपनी जो है इन भाई साहब को, शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दे देती है, और बोलती है कि तुम हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजस्व संबंधी अधिकार दोगे, दीवानी राइट्स दोगे, और दीवानी राइट देने पड़े, और दीवानी राइट दिए, इसका मतलब क्या हो गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। तो ये पहली बार ऐसी घटना घटी जब अंग्रेज एक व्यापारिक शक्ति से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने उभर के आ रहे हैं। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड बन रहा है आपके सामने। तो मैं आपको 1765 तक लेके आ चुका हूं, इसी प्रकार लाना मुझे, फिर ठीक है। अब आप आ चुके हो, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि 1765 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो व्यापारिक शक्ति से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगी, उभर रही है। अब समय के साथ कंपनी जो है, देखिए, कंपनी जब फॉर्मेट हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्मेट हुई है, और वो व्यापारिक एकाधिकार लेके आई है। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या होता है बेटा, यार जो कंपनी है, एक ब्रिटिश इंडिया है, जिसे हम आज का लंदन कहते हैं या यूके कहते हैं, तो वहां से एक कंपनी आई थी। अब कंपनी क्या है, एक्चुअल में कंपनी है क्या, कंपनी तो एक छोटी सी निजी व्यापार करने वाली कोई वो बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, और वो व्यापार करने के हिसाब से भारत आ गई थी, और वहां की जो सरकार है ब्रिटेन की, वो इसको एकाधिकार देती है। एकाधिकार का मतलब ब्रिटेन से कोई यहाँ भारत व्यापार करने नहीं आ सकता उसके अलावा, इस प्रकार के राइट लेके वो आई है। तो आप बाद में समय के साथ देखेंगे किस प्रकार ये राइट काम करते हैं, और इन राइट के माध्यम से
एक सर्वशक्तिमान के रूप में ये कंपनी उभरेगी, ये भी आप देखेंगे। और उस समय और हम बात करेंगे, और मैं इसी जो अभी बात कर रहा हूँ, बैकग्राउंड बना रहा हूँ, इसका जिक्र भी करूंगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती होगी, आपको पता भी होनी चाहिए। तो 1765 में जो क्लाइव साहब हैं, उन्होंने पहली बार दीवानी राइट प्राप्त किए हैं। ये आपको बात समझ में आई है। दोहरा रहा हूं मैं वापस, चीजों को दोहराना जरूरी इसलिए है कि अभी जो हमने छोटी छोटी बेसिक बेसिक्स बात की है, और बेसिक बेसिक बातों में भी बहुत गहरी गहरी बातें हो गई है, तो कहीं किसी का दिमाग खराब भी होता हो तो कोई बात नहीं। हमने सिंपल सी बात की है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। 1760 में औरंगजेब मर रहा है। ठीक है, औरंगजेब मर गया, और फिर औरंगजेब के अंडर में जो भी क्षेत्रीय शक्तियां थी, जैसे अवध का नवाब हो गया, मुर्शिद कुली का बंगाल का नवाब हो गया, हैदराबाद का निजाम हो गया, ये सारे अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। और जैसे ही स्वतंत्र करते हैं, अंग्रेजों को मौका मिलता है कि अब तो वो लकड़ी का गट्ठर बिखर चुका है, और लकड़ियां तो अलग अलग हो चुकी है, अब इनमें शक्ति नहीं रही, आपस में यूनिटी नहीं रही। जिस दिन यूनिटी खत्म, उस दिन खतरा अस्तित्व का आ जाएगा। अस्तित्व का संकट आया, और अंग्रेजों को ये बेस्ट मौका मिला, और अंग्रेजों ने एक एक करके पीटना शुरू किया इनको। और उस समय ये ध्यान रखना, व्यापार का और हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की दृष्टि से देखें तो बंगाल का सबसे ज्यादा महत्व था। बंगाल सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी वो कोस्टल जोन में आता था, यानी समुद्र के किनारे वाला भाग है, तो यातायात परिवहन के लिए भी आसानी सुगमता होती थी। तो ब्रिटेन से जो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपना केंद्र भी उसे बनाया था। तो सबसे पहले वहीं के जो अधिकारी थे, मुर्शिद कुली खां, उसी को पीटा था। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आती होगी बातें। तो ये बैकग्राउंड बना हमारा। ठीक है, तो अब आपको ये मान के चलना है, आपको ये मान के चलनी चीज कि यार कंपनी व्यापारिक शक्ति के रूप में आई थी, लेकिन अब राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना अस्तित्व बना चुकी है 1765 में। और अब आपको ये बात समझनी होगी कि जब 1765 में राजनीतिक अस्तित्व अपना आया सामने कंपनी का, तो वहां की ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार को एक बात समझ में आई कि भाई साहब, आज हमने इस कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया, और ये व्यापारिक कंपनी के रूप में यहां से निकली बाहर, लेकिन भारत एक उपमहाद्वीप जैसा देश, और इतनी सारी विविधता और आर्थिक स्थिति से सर्वसंपन्न, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, और एक ऐसा समय आएगा जब ये कंपनी व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के आ जाएगी। और वो समय आया 1765 में। तो ब्रिटेन की सरकार को खतरा लगा कि हमारे अपोजिट एक सरकार खड़ी हो जाएगी सामने। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमिक, आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, तब आप एक सरकार बनाने के काबिल हो जाते हैं। क्या चाहिए? सिर्फ सेना ही तो चाहिए। तो ब्रिटेन की सरकार के लिए खतरा सामने उसको दिख रहा था, ये कि ये कंपनी कभी एक देश के रूप में सामने नहीं आ जाए और हमारे लिए खतरा ना बन जाए। तो ब्रिटेन, इस प्रकार से वो सरकार डगमगाई गई, थोड़ी डगमगाई, और फिर उन्हें समझ में आया कि यार अब इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, अब इनको कंट्रोल करना पड़ेगा इस कंपनी को। तो पहली बार 1765 के बाद 1773 में ब्रिटेन की जो सरकार मैं कह रहा हूं, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो यूके जो देश है, जो ब्रिटेन देश है, उसका शासन चलाने वाली जो इकाई है, निकाय है, आज जो भारत का प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार से उस समय ब्रिटेन की क्राउन होती थी, ताज होता था, उनकी बात कर रहा हूं मैं। और वहां से एक कंपनी निकल के भारत आई है। तो इस कंपनी को रेगुलेट करने की वाली जो वहां की सरकार है, वो रेगुलेट करना चाह रही है। ठीक है, तो 1773 में, 1773 में वो पहली बार एक कानून लेके आते हैं, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बोलते हैं। और इसी के माध्यम से कंपनी पर बहुत सारी शर्तें थोपी जाती है, और कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है, कंपनी को उत्तरदायी ठहराने की कोशिश की जाती है ब्रिटिश सरकार के प्रति। ये बात समझ में आई आपको? आसान बातें हैं, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आई होप आपको ये बातें समझ में आती होगी। तो दोस्तों, हम अब जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करना चाह रहे हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये क्या और क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है ये आपको पता है ना, ये क्यों आ रहा है? तो क्यों आ रहा है? ब्रिटिश जो सरकार है, वो कंपनी पर लगाम लगाना चाहती है, उसके नथ डालना चाहती है।
ठीक है, इसलिए आ रहा है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बोल के चीजें बता रहा हूँ, थोड़ी सी लिख के बता देता हूँ, ताकि आपको आसानी होगी समझने में और याद भी हो जाएगी। हम्म तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है बेटा, इसमें एक तो जो कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी है, इस कंपनी को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि जो कंपनी है, अब उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ब्रिटेन की सरकार को। आपके जो भी नागरिक मामले हैं, जो भी सैन्य मामले हैं, ठीक है, पैसों का लेन देन का मामला हो गया इस प्रकार के, या फिर कोई युद्ध करना है आपको, और उसके लिए कितना खर्चा कर रहे हो, कौन सा कानून बना रहे हो भारत में, ये सारी बातें कंपनी को, सरकार को बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। और इन सब के लिए हमें जो संचालन के कार्य को संचालन करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कैसे नियुक्त होता था? जो इस ब्रिटिश कंपनी थी, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर थे बेटा, वो शेयर होल्डर ही 1000 पाउंड के शेयर होल्डर होते थे इसमें, और 1000 पाउंड वाले जो शेयर होल्डर होते थे, वो इस कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति करते थे। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कोर्ट ऑफ, ये रिपोर्टिंग करने का काम कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हाँ। अब ये बातें लिखने की नहीं है, ज्यादा बातें मैं लिख भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल जैसे 4 वर्ष का होता था, बोल के बता रहा हूँ, बस आप ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी जो चर्चा होने वाली है मुख्य रूप से वो आगे होगी, हम उसके बारे में गहनता से पढ़ने वाले हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल होता था वो 4 वर्ष का होता था। और उसी प्रकार, और इस सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, उनका नाम है एलिजाबेथ इम्पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में टोटल मिला के 1+3 मेंबर होते थे। एक जो है वो चीफ जस्टिस हैं, और 3 जो हैं अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको दिख रही हुई स्लाइड, ठीक है, मैं रफली लिख रहा हूँ अभी, तो आपको समझ में आता होगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्टेब्लिश हुई है, उसमें एक चीफ जस्टिस बना है, और उसका नाम है एलिजाबेथ इम्पे। और सुप्रीम कोर्ट में टोटल मेंबर होने हैं, वो कितने हैं? तो वो 4 हैं, एक चीफ जस्टिस है और 3 अन्य न्यायाधीश है। इस बात को भी आप गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बेटा, यहाँ पे और क्या हुआ, तो जो गवर्नर जनरल था भारत का, वॉरेन हेस्टिंग्स, अब इनको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। कानून बनाने की पावर थी, कानून बनाने की पावर। इनका कानून कहाँ लागू होगा? जो कंपनी का अधिकार क्षेत्र है वहीं तो लागू होगा। कानून बनाने की शक्ति दी है इनको, तो इनका जो कानून है वो कहाँ लागू होगा? जहां पे इनको अथॉरिटी मिली हुई है, जहां पे इनका अधिकार क्षेत्र है। ये बात भी आपको समझ आई? ठीक है, और इसके माध्यम से, अब देखो, जब ये 1765 में आए थे पहली बार, तो इन्होंने भारत जितना अमीर देश देखा ही नहीं था, सोना ही सोना। तो वैसा इतने लालची हो गए, भ्रष्ट हो गए ये अधिकारी, कि ये लोगों से पैसा वैसा लेते थे, ऐंठते थे। ठीक है, टेबल के नीचे से, जैसे आज जो लेते हैं, उसी तरह से ये लेने का काम करते थे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान किया गया
कि अब आप ना तो निजी व्यापार करोगे, ना किसी प्रकार की भेंट स्वीकार करोगे। ये भी 1773 के एक्ट के माध्यम से ही प्रावधान किया गया। इस प्रकार 1773 के एक्ट के बारे में एक बार मैं फिर से पुनः चर्चा करूं एक बार फिर से, तो यही चर्चा की जा सकती है कि 1773 का जो एक्ट है उसके माध्यम से कंपनी के कार्य को नियमित व नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने ये रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया। इसके माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी एजेंसी को यहाँ पे अपॉइंट किया। और ये जो एजेंसी थी इसकी नियुक्ति कैसे होती थी, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर होते थे वही इसको अपॉइंट करते थे, वही इसका इलेक्शन सिलेक्शन करते थे, सॉरी इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता था, तो वो वही करते थे। ये बात भी आपको समझ में आई। और इनका काम क्या होता था, इनका काम यही है कि भारत में जो भी कंपनी काम कर रही है उसके मामलों को देखना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी के मामलों को देखकर फिर ब्रिटेन की सरकार को कंपनी की तरफ से रिपोर्टिंग करना, क्योंकि सरकार ने बोल रखा है ना कि आप रिपोर्टिंग करोगे, तो ये कंपनी का ये वाला बॉडी जो है, ये वाली जो बॉडी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये वाली बॉडी रिपोर्टिंग करेगी। ये बात आपको पता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि इसी 1778 के थ्रू बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है। नेक्स्ट और बात क्या है कि इसी 1773 के एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में, और इसके चीफ जस्टिस बनते हैं एलिजाबेथ इम्पे, और इसमें कुल मिला के 4 सदस्य होते हैं, एक चीफ जस्टिस होता है और 3 अन्य जज होते हैं। ये बात भी आपको समझ में आई। और इसी 1773 एक्ट के माध्यम से जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो ब्रिटेन ब्रिटेन की कंपनी के अधिकारी हैं उनको बोला कि अब आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे, यहाँ पे कोई निजी व्यापार नहीं करोगे, किससे भी भेंट स्वीकार नहीं करोगे। और 1773 के एक्ट के माध्यम से ही जो गवर्नर जनरल होता था और उसकी परिषद होती थी, गवर्नर जनरल और उसकी एक परिषद होती थी, ठीक है। तो ये जो गवर्नर जनरल था, ये 4+1 मतलब टोटल 5, 4 इसमें मेंबर होते थे और एक खुद गवर्नर जनरल होता था। ये मिलकर कानून बनाएंगे, लेकिन इन कानून ये तो बना देंगे, लेकिन एक भारत का सचिव का एक पद और होता था जो अंतिम रूप से उसको परमिशन देगा। जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कोई कानून बनाती है सरकार, तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति उसको साइन करता है, उसी प्रकार से भारत सचिव उसको साइन करेगा। ये बात यहाँ पे आपको कंप्लीट समझ में आई होगी, ठीक है। इस प्रकार से 1773 का जो एक्ट है वो हम समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं, ये आपको बात समझ में आ रही है। सबसे पहली बात हमने, मैं एक बार वापस आपका रिवीजन करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन हम करेंगे हम फटाफट। सबसे पहले मैंने बात की थी 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, ठीक है। उसकी स्थापना होती है, सॉरी भारत नहीं, उसकी स्थापना होती है, भारत तो बाद में आती है वो, उसकी स्थापना 1600 में होती है। फिर हमने बात की थी 1707 में औरंगजेब मरता है और फिर क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उनके जो नौकर होते हैं वो बाहर आते हैं, लकड़ी का गठर टूटता है, लकड़ी का गठर टूटा तो सब कुछ अलग हो गया, क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभर गए सारे मुगल के नौकर। और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने प्लासी का वॉर 1757 और 1764 के बक्सर के युद्ध के माध्यम से अपनी व्यापारिक जो शक्ति के रूप में वो पहले छह स्थापित तो थे ही, देखो 1765 तक वो व्यापारिक शक्ति के रूप में उभर चुके थे, लेकिन अब वो 1765 के बाद, यानी प्लासी और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद वो राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के आ रहे थे। और इसी को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने ये मौका पाया कि पैसा, यार ये ऐसे राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए तो कभी ना कभी ये हमारे लिए खतरा पैदा करेंगे। तो वहां की सरकार ने इनको रेगुलेट करने के लिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भेजा और उसमें कुछ प्रावधान थे उनको हमने समझ लिया, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आ रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके माध्यम से क्या किया हमने, इसके माध्यम से हमने ये किया कि जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या, जो मेंबर थे कितने थे, पहले पहले एक गवर्नर जनरल खुद होता था जो वॉरेन हेस्टिंग्स हमने पढ़ा, और उसके अंडर में 4 लोग और होते थे, अंडर में नहीं कह सकते, उनके समकक्षी होते थे, ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल तो गवर्नर जनरल ही होगा, हेड होगा वो तो, ठीक है, पार्टी का हेड होगा। बाकी तो पार्टी के प्रवक्ता होंगे या जो सेवक होंगे, जैसे प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं उसी प्रकार। तो अब गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या थी वो पहले 4 थी, अब 3 कर दी, यानी 1+3
थ्री, पहले 5 मेंबर हो रहे थे अध्यक्ष को मिला के, अब कितने होंगे? 4 होंगे। ऐसा कैसे समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे 3 दिख रहा है लेकिन कंफ्यूजन होता होगा, कैसे? मैं ये कह रहा हूँ सिंपल सा कि जो सदस्य संख्या थी पहले वो 4 थी और उसके ऊपर एक अध्यक्ष था, कुल मिला के 5 हो रहा था। लेकिन अब हमने इन सदस्यों को घटाकर 3 कर दिया, तो 3 तो सदस्य और एक गवर्नर जनरल है ही, तो 4 मेंबर हो गए। ठीक है, और बॉम्बे और मद्रास को पूर्ण रूप से बंगाल के अधीन कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। इस पिट्स इंडिया एक्ट को जो 1784 का है, इसको लाया क्यों गया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हमने लागू किया। तो भाई समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने जो प्रारंभिक तौर पर जो कोई कानून लागू किया 1773 में, तो 1784 में हमारी आवश्यकता बदली, तो कम वहां की सरकार ने ये समझा कि हमने इसमें सुधार करना होगा। 1773 के एक्ट में सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट सामने आता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि अब ब्रिटेन की सरकार जो है मजबूती से यहाँ की कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा दुविधा में डालूंगा वापस, जरूरी भी है क्योंकि हम इतना क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा क्लिष्ट हैं, उनको अगर इजी वे में प्रेजेंट करना है तो मेरी हर एक बात आपको सुननी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। हमने अभी सिंपल सिंपल बातें कर ली, हमने ये बात कर ली, और कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, तो हम 1784 फिट्स इंडिया एक्ट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मुझे आपको 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ाना है। ठीक है, 1813 का मुझे आपको चार्टर एक्ट पढ़ाना है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपको 1813 का चार्टर पढ़ाऊं, उससे पहले जो जो बीच में गवर्नर जनरल आ रहे हैं उनको भी साथ में लेते चलें, ताकि उनका अचीवमेंट, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, ठीक है, भारत में रहकर, वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम समझते हुए चलें, आगे बढ़े। ठीक है, इसी क्रम में हम सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स इसलिए क्योंकि ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं। और आपको पता है जो मैं कार्यकाल अभी आपको पढ़ा रहा था, जो 1773 का रेगुलेशन एक्ट वाला और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वाला, तो आपको कभी अगर ये कंफ्यूजन भी हो बेटा, ये कंफ्यूजन भी हो कि वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या था, कोई नया बच्चा है, वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या हो, तो आपको दो अधिनियम याद आ जाने चाहिए, दो बातें याद आनी चाहिए। एक तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यही तो उसका कार्यकाल है। सिर्फ एक 85 तक है बस, लास्ट वाला। शुरुआत तो 1773 से है और 85 पे खत्म हो रहा है। इस प्रकार से याद रखा जा सकता है, हर चीज को आसान तरीके से याद रखा जा सकता है। अब यहाँ से आपकी बेटा अग्नि परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सारी बातों को आपको अब से ध्यान रखते हुए चलना। अभी तक हमने बैकग्राउंड बनाया था, वो इंपोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, सिर्फ आपके माइंड में एक फ्रेम होनी चाहिए। इस प्रकार से हम पढ़ना शुरू किए थे और यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो मैंने आपको वॉरेन हेस्टिंग्स तक लाके छोड़ दिया है। अब आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ना है। इनका बेटा कार्यकाल 1773 से 1785 तक रहा, ये आपके दिमाग में रहेगा, चीज रहेगी ये। अब 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो नींव रखी गई थी वो इनके कार्यकाल में ही रखी गई थी 1784 में। ये क्या कर रही थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अगर हम बात करें, थोड़ी सी बात कर ले इसके बारे में, तो यही है कि ये जो है भारत का जितना भी साहित्य था उसको ये अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट कर रही थी। जैसे भारत का कोई हिंदी का कोई लिटरेचर था तो ये उसको इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, उस पर टीकाएं लिखी। इस प्रकार से कुछ टीकाएं आप देख सकेंगे। तो बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 1784 में हुई थी, और 1784 में ही हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब आपको समझ में आ रहा है? 1784 में ही हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है और 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी जा रही है। ठीक है, ये बात आपको, यहाँ पे अगर आप एक फैक्ट ध्यान रखना चाह रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ये जो है विलियम जोन्स, विलियम जोन्स द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ये आपको बात समझ में आती होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 1765 में
जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अब ये द्वैध शासन 1765 का हमने वहां पे नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं मैं आपको सीधा सीधा कि जो अधिकार होते थे, जितने भी अधिकार होते थे, देखो यहाँ पे बात क्या हुई कि अंग्रेज जो आए, अंग्रेजों ने भारत की रियासतों को अपना गुलाम बनाया, गुलाम बना लिया, ठीक है। अब उनके जो भी अधिकार होते थे वो उस कंपनी ने अपने हाथ में ले लिए, जैसे राजस्व संबंधी अधिकार सारे उनके पास, लेकिन जनता को संभालना, कोई नीति बनाना, कोई कानून बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराना और उसके लिए खर्चा करना, मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां के राजा रजवाड़ों को दे दी। जो जो भी क्षेत्र था जो ब्रिटेन की कंपनी के अंडर में आया भारत में, ठीक है, उसमें वहां के जो रियासतों वाले से थे, जो कंपनी के अधीन थे, उनके साथ यही किया गया। तो ये द्वैध शासन था एक तरह से, रेस्पॉन्सिबिलिटी भारत के राजा रजवाड़ों पर डाल दी और अधिकार सारे कंपनी ने ले लिए। ये सारी जो दिमाग की खुरापात थी, ये किसकी थी? क्लाइव की थी, 1765। ठीक, आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से ये खुरापात की गई थी द्वैध शासन, और इसी को वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं जब 1772 में, 1773 में, उस समय इसको खत्म करते हैं, इस बात को खत्म करते हैं और वापिस जो पहली वाली व्यवस्था थी उसमें लाते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जनता इससे हतोत्साहित हो रही थी। राजा अपने आप में, अब देखो जब राजस्व नहीं होगा आपके पास, आपका आर्थिक स्तर भी खराब हो जाएगा, आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाएगी, तो फिर आप कैसे अपनी योजनाओं को इंप्लीमेंट कर पाओगे? आज हमारी सरकार के पास बजट नहीं हो, पैसा नहीं हो, तो वो जनता के लिए कैसे काम कर पाएगी? और आज की जो सरकारें एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करती है, हमारी सरकार, राजस्थान सरकार देख लो आप, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करती है, और कभी आप बजट देखना, आप बजट घाटा ही दिखेगा आपको। ऐसा क्यों दिखता? कि वो लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है, तो उसका स्वरूप ही वैसे ही है, ठीक है, तो वो जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको द्वैत शासन के बारे में भी आपको समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट जो बात करना चाह रहे हैं बेटा यहाँ पे, वो है सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, अभी तक हमारे सामने जो कानूनी व्यवस्था थी, भले वो दीवानी मामले हो, दीवानी मामले कौन से होते हैं? ये वो दीवानी वो नहीं है, दीवानी, ठीक है, दीवानी हो पागल हो वो वाला दीवानी नहीं है, ये दीवानी है कि जो भी आपके जैसे पैसों से रिलेटेड मामला होता है, ठीक है, वो दीवानी टाइप में आता है। और जैसे क्रिमिनल मामला जो होता है वो सदर वो फौजदारी या जैसे निजामत, निजाम वाले मामले में आता है सदर, ठीक है। तो अभी सदर दीवानी, सदर निजाम अदालत, इस प्रकार की अदालतें, सदर आगे लगा हुआ है, ये एक अपील अथॉरिटी थी, यहाँ पे अपील की जाती थी। तो पहली बार वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में इन न्यायिक सुधारों को लेकर काम किया है। अभी तक हम जो न्यायिक प्रक्रिया पढ़ रहे थे 1773 से पहले की, या जो व्यवस्था थी हमारे भारत में, वो मुगलों द्वारा स्थापित की गई थी, मुगलों द्वारा स्थापित की गई थी, तो इसी का प्रभाव रहा। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारी कमियां पाई उसमें, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने चाहा कि मैं सुधार करूं, मैं सुधार करूं, और उसने इसमें जिला दीवानी अदालत एवं जिला फौजदारी अदालतों की स्थापना की, प्रत्येक जिला स्तर पर यह किया गया था, ठीक है। तो भारत में पहली बार न्यायिक सुधारों में किसी ने काम किया है, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया है। और क्या किया? जिला दीवानी, यह बात यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, आपको सिर्फ समझ, मुझे सुनना है आपको, ठीक है। तो जिला दीवानी अदालत, जिला फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब जिला दीवानी यानी दीवानी मामले मतलब राजस्व संबंधी मामले, ये मामले जो देखेगा बेटा, ये कलेक्टर देखेगा, कलेक्टर साहब पैसों मामला जो है, पैसों वाला मामला, वो देखने का काम करेगी। जबकि जो फौजदारी मामले हैं, ठीक है, उसके लिए एक अध्यक्ष अलग से नियुक्त किया जाएगा, एक जज अलग से नियुक्त किया जाएगा, उसके बारे में कोई संदर्भ नहीं है और कलेक्टर के पास उसकी शक्तियां नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से व्यवस्था ये की गई थी, ये हमारे सामने नजर आ रही है। देखो यहाँ पे ये प्रोसेस पूरा मैं समझाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी कोशिश रहेगी कि आप फटाफट या इस मत झंझट से निकले। आपको तो सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से एक पॉइंट याद रखना है, अभी जो आपको चीजें मैं बता रहा हूँ वो इतनी ज्यादा गहनता से आपको नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का में समय कम है और मेरे पास भी समय इतना नहीं है कि मुझे बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कुछ तैयार करना, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत है, ठीक है, तो इस प्रकार की अदालतें जो है, मतलब आप ये समझिए कि जिला दीवानी अदालत और जिला फौजदारी अदालत उस टाइप की अदालत होती थी।
अब इससे जो भी अपील जाएगी वो सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत के पास जाएगी। ये बात समझ में आई आपको? मतलब ये जो लिखा है यहाँ पे, में लिखा हुआ है, ये अपीली अथॉरिटी है। इस प्रकार से हमने जिला दीवानी और जिला फौजदारी अदालतों की स्थापना कर दी। ये वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने पहली बार किया। और जिला दीवानी जो मामले हैं वो कौन देख रहा है? कलेक्टर देख रहा है। और जो फौजदारी मामले हैं जिला स्तर पे, वो भारतीय अधिकारी देख रहा है कोई, ठीक है, जिसको न्यायिक क्षेत्र का अनुभव होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, इस प्रकार की बात हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। अब ये दीवानी मामले होते थे, इसमें हिंदू के लिए अलग कानून होता था, ठीक है, और मुस्लिम के लिए अलग कानून होता था। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी कि जो फौजदारी मामले होते थे उसमें मुस्लिम कानून ही लागू होता था। तो मुस्लिम कानून लागू होता था, तो फौजदारी मामलों के लिए हमें मुफ्ती और काजी, ये न्यायिक अधिकारी नाम है, मुफ्ती और काजी जो है ये न्यायिक अधिकारी होते हैं, इनकी जरूरत पड़ती थी बहुत ज्यादा। ठीक है, और फिर उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी करना, तो सबके सबके समझ में थोड़ी आएगी वो उर्दू। इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो रोजगार ज्यादा न्यायिक क्षेत्र में मिला हुआ था, फौजदारी क्षेत्रों में, उन मामलों में, तो वो मुस्लिमों को मिला हुआ था। ये बाद के समय में आप देखेंगे, जब मैं एक आगे बताऊंगा आपको, जहाँ पे इस प्रकार की बातें कॉर्नवालिस चेंज करेगा, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सारे जो मुस्लिम है वो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आई है, पता भी होनी चाहिए। अब एक बार हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करने की वापिस एक कोशिश, एक पहल रहेगी हमारी कि फटाफट वापिस सब कुछ मैं आपको बस बोल के बताऊंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। और एक याद करने का ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1600 में स्थापना की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, फिर उसको भारत लाया था, और 1707 में हमने मुगलों को खत्म किया औरंगजेब की मृत्यु के साथ में। और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मुगलों के अंडर में जो भी राज्य थे या जो भी रियासतें थी, वो अलग हो गई, पृथक पृथक आपस में अपने आप में स्वतंत्र हो गई। और इसी के साथ अंग्रेजों को यह मौका मिला कि वो व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आए। तो उन्होंने 1757 और 1764 के दो युद्ध, प्लासी और बक्सर के युद्ध को जीता, और 1765 में दीवानी राइट्स प्राप्त किए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स प्राप्त करता है वो। ठीक है, और ये काम कौन कर रहा है अभी 1765 में? तो क्लाइव, गवर्नर जनरल, याद रखना गवर्नर उस समय कौन है? तो क्लाइव साहब है। और इसी को देखते हुए मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार ब्रिटेन की जो सरकार है उसको खतरा महसूस हो रहा है कि अब कंपनी एक व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही है। तो उसने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेशन एक्ट लेके आया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया, और उसी के प्रावधानों के अनुसार, 1773 के प्रावधानों के अनुसार क्या किया गया बेटा, क्या किया गया? ये किया गया, ये एक तो कंपनी के जो भी अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, यानी कोई उपहार नहीं लेंगे, टेबल के नीचे से कोई पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, एक बात वो की गई। एक बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, हमने बात की थी 1774 में, और प्रथम उसके चीफ जस्टिस बने थे एलिजाबेथ इम्पे। आपको पता होना चाहिए एलिजाबेथ इम्पे बने थे। और एलिजाबेथ इम्पे के साथ में 3 अन्य जजेस भी नियुक्त किए गए थे, यानी टोटल मिला के वो जुडिशियल बॉडी थी, उसमें मेंबर कितने थे? 4 थे। एक वो बात हमने की थी। और क्या बात हुई थी जैसे, और आप बात सोच पा रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की? एक तो सुप्रीम कोर्ट की हमने बात कर चुकी है, और और क्या हो सकती है बात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की? और क्या बातें हमने की थी, देखते हैं, देखें। ठीक है, हमने बात की थी कि जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना, और फिर उसको पूरे ब्रिटिश जो क्षेत्र था, जो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र था, उस पर कानून बनाने की शक्ति भी इस गवर्नर जनरल को दी। और इस गवर्नर जनरल की जो था, उसकी एक परिषद होती थी, मतलब एक काउंसिल होती थी, और काउंसिल में टोटल मिला के 5 मेंबर होते थे, एक खुद गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य, और यही कानून बनाते थे। लेकिन कानून बनाने के साथ में इनको परमिशन लेनी पड़ती थी भारत सचिव से, यानी भारत सचिव इस कानून को खारिज कर सकता था। जिस प्रकार से राष्ट्रपति उस प्रकार से भारत सचिव, समझिए बात को। ठीक है, ये बात हमने समझे। फिर हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाए। ये जो एक्ट ला रही है बेटा, इस आप समझिए, ये एक्ट कौन ला रहा है? सरकार ला रही है, ब्रिटेन की सरकार ला रही है। बात में मेरी, ब्रिटेन की सरकार ला रही है कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट बेटा 1784 का आता है,
ये गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसके मेंबर को 4 से घटाकर 3 कर देती है। अब जो मेंबर बचेंगे वो कितने बचेंगे? 4। और 4 में 1+3 हो जाएगा, मतलब एक तो खुद गवर्नर जनरल और 3 सदस्य। ये किसी को समझ में नहीं आए तो एक बार वापस क्लास पीछे जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और बॉम्बे और मद्रास को पूर्ण रूप से बंगाल के अधीन इस अधिनियम के माध्यम से कर दिया गया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। ये बात हमने यहाँ पे समझी थी। फिर हम वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करने लगे थे। मैंने आपको बताया था कि मुझे पढ़ाना तो 1813 का चार्टर एक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट वही है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वहीं से शुरुआत होगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा वहां से है, लेकिन यहाँ से भी बनने की संभावना है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1773 में भारत आते हैं और सॉरी गवर्नर गवर्नर जनरल बनते हैं। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फिर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी जाती है, जो क्या करती है, भारत के जो लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, जो हिंदी लिटरेचर है, जो देसी भाषा का कोई भी लिटरेचर है, उसको कन्वर्ट कर रही है इंग्लिश में और अदर लैंग्वेज में, जर्मन में और अदर लैंग्वेज में, ताकि वो समझ पाए, भारत के साहित्य को समझ पाए, ताकि भारत के लोगों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए, ताकि शासन करने में भारत में आसानी हो जाए। इस प्रकार ये लोग काम कर रहे थे। इसके जो संस्थापक है वो विलियम जोन्स है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर 1765 में द्वैध शासन, जो 1765 में 1765 में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इसकी बेटा। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, यानी 1772 का टाइम, 1772 का टाइम, वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम, उस समय इस द्वैध शासन को समाप्त किया गया। जो कौन लाया था? क्लाइव लाया था 1765 में। और अधिकार अपने पास ले लिए थे कंपनी के पास, और उत्तरदायित्व तो सारे राजाओं को दे दिए थे कि तुम संभालो काम। तो राजा की हालत खराब हो गई, पतलून गीली हो गई। तो फिर वॉरेन हेस्टिंग्स समझा इस भावनाओं को, ऐसे तो भड़क जाएंगे ये, ऐसे तो सिस्टम खराब हो जाएगा ना, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए, तो सिस्टम को बनाए रखने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने वापिस उनको खुली छूट दे दी और ये द्वेष शासन समाप्त किया। हमारे सामने फिर क्लाइव साहब आते हैं। तो क्लाइव साहब की बात समझनी है हमें, अब हमें क्लाइव साहब की बात समझनी है। तो अब हम चर्चा करेंगे, आराम से चर्चा करेंगे। बहुत ही हौले हौले मैं क्लास ले रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आती होगी सारी बातें आपको, ठीक है। तो अब हम कार्नवालिस की बात करें तो कार्नवालिस साहब 1786 में आते हैं, 1785 तक कौन रहा है आपको पता होना चाहिए। अब जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ बहुत ही आसान बातें बोल रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, दिक्कत है तो फिर आपकी दिमागी हालत खराब है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री माइंड से आपको समझना है कि 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स आ चुका है। 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल एज अ भारत का गवर्नर जनरल खत्म हो चुका कार्यकाल। अब भारत के जो गवर्नर जनरल बन रहे हैं वो कार्नवालिस बन रहे हैं। कार्नवालिस 1786 में आते हैं और 1793 में जाएंगे, मतलब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहली बार न्यायिक सुधार किया था, न्यायिक सुधार वाला कार्य किया था। और वो न्यायिक सुधार वाला कार्य क्यों किया था? क्योंकि अभी तक जो न्यायिक क्षेत्र में जो भी कानून लागू थे वो मुगल सरकार वाले लागू थे, मुगल शासन वाले लागू थे। तो उनको पहली बार वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, जिला दीवानी न्यायालय और जिला फौजदारी न्यायालय की स्थापना करके उसको आसान किया या और ज्यादा प्रभावी किया। लेकिन ये भाई साहब समझे, कॉर्नवालिस समझा, कॉर्नवालिस का एक कथन इंपोर्टेंट है मोस्ट, वो क्या है कि सारे भारतीय भ्रष्ट है। ये ऐसी बात कौन करता है? ऐसी बात कॉर्नवालिस कहता है, ऐसी बात कॉर्नवालिस कहता है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि इसने ऐसी चीजें देखी थी, ऐसी चीजें देखी थी इसने, और ये उनको शासन के लिए उपयुक्त नहीं मानता था कॉर्नवालिस कभी भी। तो इसने जो कलेक्टर को हमने राइट दे रखे थे, दीवानी वाले राइट कलेक्टर को दे रखे थे, याद होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर को दीवानी वाले राइट दिए थे। इन भाई साहब ने पूर्ण रूप से शक्ति का पृथक्करण की बात की, और पूर्ण रूप पृथक्करण की बात की और बोला कि कलेक्टर साहब तो जिला संभालने का काम करेंगे, उनको तो सिर्फ कर या टैक्स से रिलेटेड मामला देखना चाहिए। ये न्याय न्याय से संबंधित जो भी मामला है, भले दीवानी न्याय का हो और भले फौजदारी न्याय का मामला हो, ठीक है। तो जो भी, शायद अभी सेशन चिपक रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम्स आई, वापस रिपीट कर देता हूँ। तो मैं ये बात कर रहा था सिंपल सी कि कांड वाली साहब है वो
असहमत हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से, और वो ये कह रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इस कलेक्टर से सारी शक्तियां छीनना चाहते हैं, न्यायिक संबंधी। बस इतनी बात समझिए। तो न्यायिक शक्तियां जो भी थी कलेक्टर के पास दीवानी मामले वाली, वही तो थी दीवानी मामले वाली, और कोई नहीं थी। तो दीवानी वाले मामले वाली जो भी शक्तियां थी कलेक्टर साहब के पास, वो इसने छीन ली। वो इसने छीन ली कार्नवालिस ने। मैं कार्नवालिस हूँ, ये मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, और वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला कि मैं कलेक्टर साहब को पावर दे रहा हूँ, लेकिन कॉर्नवालिस कहता है वॉरेन हेस्टिंग्स साहब, आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका, अब मेरी बारी, मैं इससे छीन रहा हूँ शक्तियां। छीन ली सारी शक्तियां, और सिर्फ बोला कि कलेक्टर से कर संबंधी मामले देखेगा और कुछ नहीं, ये न्यायिक संबंधी मामला तेरा नहीं है। कलेक्टर को पूरी तरह से सेपरेट कर दिया। और इसने जो कोर्ट थी वो जिला दीवानी और जिला फौजदारी जैसी कोर्ट, उनको खत्म कर दिया इसने, और इन्हें सर्किट कोर्ट। सर्किट कोर्ट का मतलब होता है बेटा घूमने वाली, चक्कर मारने वाली, मतलब हर जो कोर्ट होगी वो समय के साथ घूमती रहेगी पूरे देश में। ठीक है, इस प्रकार की कोर्ट जो घूमते फिरते वाली कोर्ट है, वो स्थापित की कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में। यही वो क्षेत्र था, यही वो क्षेत्र था जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन था, और इसी के क्षेत्रों के लिए इन्होंने इस प्रकार से सर्किट कोर्ट की स्थापना कॉर्नवालिस करता है। सर्किट कोर्ट की स्थापना कौन करता है? कॉर्नवालिस करता है। जिला दीवानी और जिला फौजदारी अदालतों की स्थापना कौन करता है बेटा? कौन करता है? वॉरेन हेस्टिंग्स करता है। इस प्रकार से पता होना चाहिए। जिला दीवानी अधिकार कलेक्टर को कौन देता है? वॉरेन हेस्टिंग्स देता है। कौन छीनता है? कॉर्नवालिस छीनता है। इस प्रकार की बातें आपको पता होनी चाहिए। अब सर्किट कोर्ट की स्थापना भी हो गई। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो जज हैं, जो इन कोर्ट्स के जज हैं सर्किट कोर्ट के, ये एक यूरोपीय अधिकारी होगा, एक यूरोपीय आदमी होगा। मतलब इन्होंने भारतीय पे कॉर्नवालिस को बिल्कुल विश्वास नहीं था। अगर आपको ये बात समझनी हो कि भारतीयों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई गवर्नर जनरल है, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, कॉर्नवालिस है। कौन है? कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस ही वो व्यक्ति है। मैं आपके थोड़े मजे भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं कभी गलत बोलूंगा, जबरदस्ती बोलूंगा, तो फिर आपको बताना है कि सर मुझे पकड़ना है आपको, ठीक है, चीजों को लेके। तो ये बात आपको समझ में आई कि इन्होंने जो सर्किट कोर्ट की स्थापना की है कॉर्नवालिस साहब ने, उन्होंने तो साफ कह दिया कि इसका जो जज होगा वो भी मेरा यूरोपीय अधिकारी होगा, कोई भारतीय नहीं, कि भारतीय साले भ्रष्ट है, ये सब बोलता था। और दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों के लिए इसने जज जो नियुक्त किया, वो कौन किया? एक यूरोपीय अधिकारी के रूप में व्यक्ति किया। ठीक है, इस प्रकार से आपको आसान तरीके से बातें समझ में आई होगी। अब कलेक्टर साहब को बोला कि तुम साला सिर्फ टैक्स टैक्स वाले मामले देखोगे, और 1700 तरुणों में कार्नवालिस कोड जारी करता है ये, और कार्नवालिस कोड जारी करके कहता है कि इस प्रकार से मैं कानूनों का संहिताकरण करूंगा। ठीक है, तो ये बातें इसने की थी। और इसने पूर्ण रूप से शक्ति की पृथक्करण की बात की, और पूर्ण रूप से शक्ति का पृथक्करण वही है, क्या है कि कलेक्टर से अगर आप न्यायिक शक्तियां छीन रहे हो और कर की शक्तियां दे रहे हो, तो ये शक्ति का पृथक्करण हो गया। यानी जरा जो काम है वो तू कर, न्यायिक शक्तियों में हस्तक्षेप मत कर। ये शक्ति का पृथक्करण है। ठीक है, इस प्रकार से हमें बातें समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे छोटी छोटी बातें जो लिखी हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉर्नवालिस के दृष्टिकोण से आप बता देते हैं आपको। कॉर्नवालिस साहब का कार्यकाल आपको पता चल गया, 1796 से 1793 के बीच में रहा। इन्होंने भू राजस्व संबंधी एक स्थायी बंदोबस्त लाया था, यानी एक कर को 10 साल के लिए फिक्स कर दिया गया था, और ये पहली बार 1793 में लाया कि भारतीयों को एक फिक्स कर ही देना पड़ेगा। तो ये भारतीयों के लिए अच्छी व्यवस्था थी? नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो मीडिएटर थे, जमींदार, वो जमींदार, देखो, इन भाई साहब ने तो अच्छे मन से सोचा होगा कि यार एक स्थायी कर व्यवस्था लागू कर देते ताकि किसान भी अपना विकास कर सके। हैं, पहले तो मनमाने तरीके से लेते थे कर, कोई फिक्स नहीं था, फिक्स कर दिया जमीन के हिसाब से। लेकिन ये जमींदार लोगों ने नहीं छोड़ा उनको, तो किसानों का शोषण हमेशा होता रहा। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त एक जमीनी जो राजस्व होता था, भू राजस्व, उससे संबंधित था। और ये लाने वाला है स्थायी बंदोबस्त, ये कॉर्नवालिस ही है। और कॉर्नवालिस कोड आपको पता होना चाहिए 1793 की है। कॉर्नवालिस ने ही न्यायिक सुधार किए हैं, भारतीयों को भ्रष्ट बोला, और इसने इस प्रकार सर्किट कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग्स के जो भी न्यायिक सुधार थे उनको इसने पलट दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब क्या है? कर संबंधी अधिकार ही कलेक्टर को दिए जाएंगे, न्यायिक सुधार संबंधी नहीं। ये बातें ये करता कौन है? कॉर्नवालिस करता है। इसके बाद में एक लॉर्ड वेलेजली करके आता है 1798 से 1805। नॉट मोर इंपोर्टेंट, नॉट मच इंपोर्टेंट, आपको सिर्फ ध्यान रखना यहाँ पे कि 1798 से
1805 तक ये बंदा रहता है और ये क्या करता है कि सहायक संधि प्रथा 1791 में लागू करता है। क्या करता है बेटा? 1791 में सहायक संधि प्रथा शुरू करता है। सहायक संधि प्रथा का मतलब क्या है? जो भी भारतीय रियासत हैं, इन्होंने क्या समझाया, देखो भारतीयों को इन्होंने ये समझाया कि यार चला हम इतने पावरफुल हो चुके हैं। अब इन्होंने फुसलाया कि भारत में ब्रिटेन की इतनी बड़ी सेना थी, इतने भारतीय सैनिक भी थे उसमें, अब उनके खाने पीने की व्यवस्था, तो कंपनी को लग रहा था यार ये फालतू का पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है। ऐसा नहीं, सिस्टम बिठाते हैं थोड़ा सा। सिस्टम क्या बिठाया इसने, देखो इसने बोला कि तुम सहायक संधि स्वीकार कर लो, सहायक संधि स्वीकार कर लो। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय रियासतों के शासकों को बोला। तो इससे क्या फायदा होगा? इन्होंने बोला, शासकों ने बोला क्या फायदा होगा रियासत वालों ने। इन्होंने बताया कि भाई साहब आप पे कोई बाहर से कोई आक्रमण करेगा तो हम आपके प्रोटेक्टर हैं, संरक्षण करेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमारे सैनिक आपके महल में रहेंगे, खाना पीना वही होगा उनका, उनकी सैलरी आप ही दोगे। तो इसका मतलब देखो, और सबसे बड़ी बात, हम हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे आपके मामले में। फिर क्या कह रहे हैं कि तुम साला सहायक संधि स्वीकार कर लोगे ना, राजा को बोल रहे हैं कंपनी वाले, तो फिर तुम किसी के साथ मित्रवत संबंध नहीं बना सकते, किसी भी रियासत के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। रिलेशन मतलब दोनों आपस में मिलकर लड़ नहीं सकते, दोनों आपस में लड़ नहीं सकते, हमारी परमिशन लगेगी। इस प्रकार की सहायक संधि थी। एक प्रकार से रियासतों को अधीन करने की अपने अंदर, और साथ ही अपने सैनिकों का खर्चा रियासतों पर डालने का एक माध्यम मिल गया उनके, और वही है सहायक संधि। तो इस सहायक संधि के माध्यम से कहीं ना कहीं जो भारतीय रियासत थी उनको भी अपने गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी, और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में जो कंपनी उभरना शुरू की 1765 में, हमने बात की थी। आपको बातें याद होती है कि लिंक करना बातों को, अब हमें लिंक करना जरूरी है। तो 1765 में मैंने राजनीतिक शक्ति के रूप में कंपनी को उभारा था, वो कंपनी सहायक संधि प्रथा जैसी प्रथाओं के माध्यम से 1798, और ये काम कर रहा है वेलेजली। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में जो ब्रिटिश कंपनी है उसका राजनीतिक विस्तार करना, और उसी विस्तार के कदम के रूप में हमें दिख रही बात सहायक संधि प्रथा 1791। वास्तव में आपको इस प्रकार से आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये बेसिक बिल्कुल बेसिक क्लास थी, इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक और क्लास हो जाएगी जिसमें अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका बैकग्राउंड बनाने का सेशन था, और इसके बाद का जो सेशन होगा वो आपके पीटी स्पेसिफिक होगा पूरी तरीके से, और उसमें भरमार डाल रखी है मैंने, भरमार डाल रखी कंटेंट की। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम में, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से उनको, इस कंटेंट को ही आप याद कर लोगे ना बेटा, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड से आपको बस सेशन सारे अटेंड करने हैं, प्रॉपर अटेंड करने हैं। इन्हीं में से सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।